आर सर्किट का दर्शन कर लिया, पढ़ लिया। यदि एसी सर्किट के साथ सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट हो, ये परसों का एज इट इज लिखा हुआ है अभी तक, ठीक। अब आ जाइए, और यदि यहां पर एक प्योर कैपेसिटर है वो पढ़ लिया, और उनमें जो फीचर्स होते थे वो सारे आपके सामने जैसे कि तैसे अभी भी लिखे हुए हैं। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए, जो मुझे आज काम लेना है, आज मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे सिलेबस में, पैरेलल नहीं है। इन तीनों को सीरीज में रखूंगा, यानी रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा। लेकिन आप उसे तभी पढ़ पाओगे ना जब इनके बेसिक्स क्लियर हो। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखना कि प्योर आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। प्योर इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है पाई बाई 2। और फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम वोल्टेज लीड करता है। और जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ, ये ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसे। मतलब ये दो सुइयां चल रही हैं लेकिन ऐसी एक जैसी एंगुलर स्पीड से चलेंगी, एक जैसी एंगुलर स्पीड से, बस थोड़ी आगे पीछे हो गई है। इसमें करंट आगे रहती है पाई बाई 2। इसे भी कैसे भी बना सकते हो फिगर, बस आपके फेजर डायग्राम में करंट आगे दिखनी चाहिए। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये रट लीजिए। बाकी आपको ये तो पता ही है कि ये रेजिस्टेंस आर देता है, ये भी देता है एक्सएल, और ये भी देता है एक्ससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये उम्मीद के साथ कि आपने ये ढंग से पढ़ लिए हैं। ठीक है, छुट्टी थी 2 दिन की, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और 2 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी। सीरीज एलसीआर सर्किट, हेडिंग है हमारी सीरीज एलसीआर। एलसीआर समझ गए होंगे, एल का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है और आर का क्या मतलब है। सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। इसमें इन नामों को आप आगे पीछे लिख सकते हो, बोल सकते हो। आर पहले बोल दो, एलसीआर बोल दो, सीएलआर बोल दो, आरएलसी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मैं एक तो रेजिस्टेंस उठा रहा हूं, देखेंगे, एक तो रेजिस्टेंस उठा रहा हूं मैं, एक इंडक्टर उठा रहा हूं और एक कैपेसिटर। अभी फिलहाल एक 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 सीखिए, यानी एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। ठीक, ये तीनों सीरीज में है और ये तीनों एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं। पहले तो ये तीनों सीरीज में है, उसके बाद ये तीनों एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब हम इस पूरे सर्किट का स्टेटस पढ़ेंगे कि इसमें करंट, वही चीजें पढ़ेंगे जो पहले इंडिविजुअली एल में या इंडिविजुअली सी या इंडिविजुअल आर में पढ़ा था। अब हम फिर से जानना चाहेंगे कि यहां करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और यदि जो भी आगे चल रहा है तो कितना आगे चल रहा है। जैसे प्योर कैपेसिटर में एग्जैक्टली क्लियर था ना कि करंट आगे चल रही थी वोल्टेज से, वो भी पाई बाई 2। प्योर इंडक्टर में हमें पता था ना कि वोल्टेज आगे चल रही थी एग्जैक्टली पाई बाई 2। तो यहां भी हम जानना चाहेंगे, और फिर ये भी जानना चाहेंगे कि ये तीनों मिलकर सर्किट को कितना रेजिस्टेंस देने वाले हैं। सुनिए बेटा, वो दिन लग गए आपके, यदि ये 3 रेजिस्टेंस होते और सीरीज में होते R1 R2 R3, तो ये तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस देते, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो सीरीज का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला। आप देखना, बिल्कुल डेरिवेशन लेके आऊंगा। यदि इसका रेजिस्टेंस R है, ये एक्सएल रेजिस्टेंस देता है और ये एक्ससी रेजिस्टेंस देता है, तो पहले से माइंड सेट मत कर लेना अरे तीनों सीरीज में है तो इन तीनों का मिलके ये रेजिस्टेंस आएगा। नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। बावजूद इसके कि ये तीनों सीरीज में, पर ये तीनों जुड़ के नहीं आएंगे। देखते हैं, एक अजीब और गरीब फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। चलिए, अब की बार थोड़ा सा मैं उल्टा चलाऊंगा प्रोसीजर। उल्टा चलाऊंगा मतलब अब तक मैं वोल्टेज, ध्यान रखो, पुरानी क्लासों को वीडियोस देख लेना कि लेट इसके नीचे वोल्टेज लिखता था और करंट ढूंढने निकलते थे हम कि लेट कि वोल्टेज ये है हमारे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा डी, तो हम करंट ढूंढते थे कि करंट का स्टेटस क्या होगा। तो डेरिवेशन में कभी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गई थी, कभी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गई थी, कभी प्लस पाई बाई 2 आ गई थी। हमें, हमारा उद्देश्य क्या होता था कि हम इसको लेके और सर्किट को स्टडी करते थे और फाइनली आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 निकल आई, कभी कभी माइनस पाई बाई 2 निकल आई, कभी 0 निकल आई, ये तो करते थे। लेकिन इस डेरिवेशन को कन्वीनियंस बनाने के लिए इस बार मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं कि लेट माना इस सर्किट में करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, मतलब इस बार मैं करंट लेट कर रहा हूं और वोल्टेज की इक्वेशन निकालेंगे, ढूंढेंगे, डेराइव करेंगे। पहले देखिए स्ट्रेटजी हमारी थोड़ी सी चेंज हो रही है।
अब तक हमारी स्ट्रेटजी क्या थी पिछले 3 डेरिवेशन में? लेट वोल्टेज इक्वल टू, वोल्टेज लेट करता था, करंट निकालते थे। इस बार मैंने करंट लेट करी और वोल्टेज निकालूंगा। ऐसा क्यों? थोड़ा प्लान में चेंज क्यों? तो सीधी सी बात है, जो प्लान हमें आसान लगेगा हम वो करेंगे ना। क्योंकि जब करंट मैं मानूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है और आपको भी पता है सीरीज में, तो एटलीस्ट करंट तीनों में सेम होगी। एटलीस्ट करंट की हमें टेंशन नहीं है। मैक्सिमम होगी तो तीनों पर ही मैक्सिमम होगी, जीरो होगी पल भर के लिए तो तीनों पर ही जीरो हो जाएगी, पलटेगी तो तीनों पे पलट जाएगी। यानी करंट तीनों में एक ही फेज पर चल रही होगी। यानी समझिए, यदि करंट का फेज ये है, सब लोग सुनना, करंट का फेज, मैं फेज बोल रहा हूं, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं। माना तो करंट का फेज यहां पर भी यही होगा और यहां पर भी यही फेज में करंट दौड़ रही होगी। समझ रहे हो कि नहीं? करंट का फेज ये होगा। ये वही फेजर डायग्राम है जिसमें कभी वोल्टेज ऐसे बना देता था मैं और आई ऐसे बना देता था, कभी वोल्टेज ऐसे बना देता था तो आई ऐसे बना देता था। आपने 3 डायग्राम पढ़े अभी तक। कभी वोल्टेज ऐसे बना देता था तो करंट ऐसे बना देता था। ये 3 डायग्राम पढ़े हैं कि नहीं आपने? ये प्योर आर, ये प्योर एल और ये प्योर सी। मैंने इसमें आपको एक छूट दी हुई है कि जरूरी नहीं है आप ऐसे ही फिगर बनाओ, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाओ। आप जैसे इसको बनाना चाहते हो ऐसे भी बना सकते हो ना। इस वाले फिगर को, जैसे ये दोनों एक ही फेज में, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो ना। ठीक है, आपके फेजर डायग्राम में दिखना चाहिए कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या है। तो माना मैंने करंट का फेजर ये बना दिया, ये कि किसी समय करंट का फेज ये है। तो चलिए, आएगा बेटा, सब समझ में आएगा धीमे धीमे। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि पहले मैंने करंट मानी सर्किट में। अब देखिए, जब करंट इससे होके जाएगी तो इस पे वोल्टेज आएगा, इस पे होके जाएगी तो वोल्टेज आएगा, इस पे भी वोल्टेज आएगा। कब से एक डायलॉग बोले जा रहा हूं मैं, सेकंड यूनिट से। यदि किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, याद है ना, सेंटेंस आगे आप पूरा कर लो। यदि किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, तो उस रेजिस्टेंस पर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या है? आर। तो मैंने लिखा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज डिफरेंस, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस आर। इस शब्द को पढ़िए, ये जो आर है इस पर कितना वोल्टेज आएगा ये निकालने की चेष्टा कर रहा हूं मैं। तो क्या करूं, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। इससे कितनी करंट पास हो रही है? आई। समझ में आ गया? तो इस वोल्टेज को क्या बोल दूं मैं? वी आर, वोल्टेज अक्रॉस आर। इसका नाम मैंने वी आर दे दिया। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज डिफरेंस आ गया। अच्छा, मैं V1 भी लिख सकता हूं, लेकिन आप सोचो V1 डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अभी तो मैं इस पर भी वोल्टेज निकालूंगा ना, और अभी इस पर भी निकालूंगा। तो या तो V1, V2, V3 के लिए तैयार रहो आप, नहीं तो मुझे ये वाला नाम अच्छा लग रहा है इस समय, VR सिंबल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। दिस इज VR, ये रहा VR। पर ध्यान रखना, ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहन जी घट बढ़ रही होंगी, कभी कुछ होंगी, कभी कुछ होंगी, कभी कुछ होंगी। दिमाग में ये जो करंट है मैंने इसका मल्टीप्लाई किया यार मैं, और ये करंट घट बढ़ रही होगी, तो ये VR भी घट बढ़ रहा होगा। ऐसे मैंने आपसे पूछा वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, एल माने इंडक्टर। तो बताइए अब क्या करना है, यानी मुझे VL निकालना है, यानी ये VL निकालना है, ये VL निकालना है मुझे। क्या करना पड़ेगा? वही थ्योरी, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाता है। स्वाहा। तो अब किसमें आई का मल्टीप्लाई करूं? देखना सही लिखा मैंने, सही लिखा मैंने? आप लोग बताओ, एल में आई का मल्टीप्लाई कर दो? नहीं लिखा सही मैंने, क्योंकि एल रेजिस्टेंस नहीं है, एल नहीं एक्स एल देगा रेजिस्टेंस। याद आया? एल नहीं रेजिस्टेंस देता, एल अपने आप में जो यूनिट है वो हेनरी है उसकी, ओमेगा और एल मिलके, जिस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, ठीक है। ये तो जो काम ये करता है वो काम इंडक्टर का ये करता है एक्सएल। तो किसी डायलॉग वही है, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस पे होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। मैंने इसको नाम VL दिया, और इतने तो कंजड़े भी होशियार होंगे। अब तो वोल्टेज डिफरेंस है क्रॉस सी, कैपेसिटर VC IXC। तो ध्यान रखना, जैसी करंट मल्टीप्लाई करूंगा वैसे वोल्टेज आएंगे।
बताना, यदि मैं यहाँ आरएमएस करंट डाल दूं तो ये आरएमएस वोल्टेज आएंगे, आरएमएस करंट डाल दूं तो आरएमएस वोल्टेज आएंगे। ठीक है क्या बेटा? अरे नहीं, वो भी फॉर्मूला है, नो डाउट वो भी फॉर्मूला है, लेकिन अब हमें करंट का अक्षत कह रहा है कि एल डी आई अपॉन डी टी, क्यों नहीं? उसमें हमें आई निकालने की जरूरत नहीं है ना, हमने आई निकाल चुके हैं ना। अब हम आई निकाल चुके हैं, हमें आई और वी के बीच में फेज रिलेशनशिप उठाना होता है। और सुनिए, हमारी फिजिक्स में कई बार, मैथ में, फिजिक्स में एक ही चीज के दो दो फॉर्मूले होते हैं, तीन तीन, हमें परिस्थिति अनुसार उठाना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला हमारी सिचुएशन को सॉल्व कर पाएगा। वो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल फॉर्मूला है। ठीक, तो VL बराबर आई एक्सएल, VC बराबर आई एक्ससी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, यदि ये आरएमएस करंट है तो ये आरएमएस वोल्टेज होंगे, ये आरएमएस करंट है तो ये आरएमएस वोल्टेज होंगे, ये आरएमएस करंट है तो ये आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस सी होंगे। अच्छा, फिर से एक बार अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूं, करना क्या चाहते हैं। करना मैं ये चाहता हूं, अब तक मैं क्या करता था, पिछले 3 डेरिवेशनों में वोल्टेज की इक्वेशन लेट करता था और करंट की निकालता था। इस बार मैंने करंट की इक्वेशन लेट की है और मैं वोल्टेज की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। अब वोल्टेज की इक्वेशन हम इतना तो श्योर है कुछ इस टाइप में आएगी, आएगी नहीं आएगी सोचो। अब जो वोल्टेज की इक्वेशन आएगी, कुछ उस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, कुछ हो सकता है वो आगे या पीछे, प्लस माइनस लिख देता हूं, समझना। वोल्टेज की इक्वेशन जो आएगी, कुछ उस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब फाई, ये नहीं पता कि फाई की वैल्यू क्या होगी, कौन आगे कौन पीछे होगा इस सर्किट में। ये क्या है? रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज। ये तो इंडिविजुअल है, चल तेरे पे कितना है, तेरे पे कितना है, तेरे पे कितना है, ये तो इन तीनों का है इंडिविजुअली। ये क्या चीज है? रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज, जो हमें और आपको मिलकर फाइंड आउट करने हैं। ये क्या चीज है? अच्छा, इसी के बगल में मैं ये लिख दूं, आई बराबर आई नॉट, जो मैंने लेट की हुई है, सोच के देखो। ठीक है, अब इस फाई की वैल्यू ढूंढनी है हमें कि भाई फाई 0 आ रहा है, π/2 आ रहा है, π/3 आ रहा है, आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो यानी आपके दिमाग में जो प्लानिंग है वो ये रहनी चाहिए कि हमें ये इक्वेशन सर्च मारनी है, ढूंढनी है, मेहनत करनी है। तो फिलहाल मैं ई नॉट की मेहनत कर रहा हूं, सुन लो, मैं अभी बता देता हूं, मैं ई नॉट के लिए मेहनत कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, कैसे आएगा देखना। पहले इतना समझ में आ गया, दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी। अब यदि मैं ये निकालना चाहूं, अब मैंने एक शब्द और ऐड कर दिया, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर निकालना चाह रहा हूं मैं, मैक्सिमम। तो भैया इससे ज्यादा नहीं आ सकते। सोचो मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम करंट लेके मल्टीप्लाई कर दी। ये तो मैं पता था रेजिस्टेंस में करंट का मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज आता है, लेकिन मैंने आई नॉट मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे ये पता चल गया कि ये मैक्सिमम आर है। इसमें आई नॉट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इसमें आई नॉट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी है। ठीक है ना? हाँ, अब आ जाइए, आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा वोल्टेज आर पे फ्लैश नहीं होगा, इससे ज्यादा एल पे नहीं आएगा वोल्टेज, इससे ज्यादा सी पर नहीं आएगा। लेकिन यहां एक समस्या है, ये ना वोल्टेज अलग अलग फेज में चल रहे होंगे। डीसी में तो एक ही फेज में चलते हैं, डीसी जब लगाते थे आप, है ना, वहां घटने बढ़ने की समस्या नहीं थी, समस्या अब यहां आएगी। चलिए, ये क्या चीज है? अच्छा, सपोज करो ये आई नॉट, इस समय मैंने, ये वो समय का फोटो है जिस समय सर्किट में पल भर के लिए मैक्सिमम करंट दौड़ी, माना मैक्सिमम करंट का फेज है ये आई नॉट। क्या है ये? आई नॉट, मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो पता है जिस समय करंट मैक्सिमम होती है, वी आर उसी समय मैक्सिमम हो जाते हैं। दिस इज वी आर ऑल्सो, यानी यही आई नॉट का फेज है, यही फेज आई नॉट का है और यही फेज वी आर का है। और आपको फिर से सुनो, ये मैंने आई नॉट ऐसे बना लिया तो वी आर ऐसे बना लीजिए। समझने की कोशिश करिए, चेष्टा करिए कि ये एरो किस चीज के हैं, समझने की कोशिश करिए। ये एरो करंट की डायरेक्शन का एरो नहीं है, करंट के फेज स्टेटस को शो करने के लिए। भाई ये मैं आपको चॉइस दे चुका हूं। यदि मैं, ये वो वाला फिगर है, ध्यान है जब प्योर आर सर्किट आपने पढ़ा था, प्योर आर सर्किट, तो इसका फेजर डायग्राम ये आया था, दिस इज ई नॉट एंड दिस इज आई नॉट। याद है नहीं याद? करंट और वोल्ट, यानी जब प्योर आर होता था तो प्योर आर में जो रेजिस्टेंस हो, जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। और इस फिगर में चॉइस थी ना, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे, है ना, तो मैंने ऐसे बना लिया कि माना ये करंट का फेज है आई नॉट, तो वी आर इधर ही तो होगा, यानी जिस समय करंट मैक्सिमम होगी उसी समय आर पर होने वाला वोल्टेज भी मैक्सिमम ही होगा।
क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अच्छा, इसके बारे में खास बात मैं दोबारा लिख देता हूं, इस वीआर की खास बात ये, अच्छा आप ध्यान रखना वीआर क्या चीज है, पूरा पढ़िए। वीआर वोल्टेज नहीं है, मैक्सिमम वोल्टेज है। अब वीआर मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट। तो पता ना वीआर के बारे में खास ये बात होगी, इन सेम फेज विद आई नोट, इन सेम फेज विद आई नोट। ये मैं मिटा दूंगा बाद में, इसलिए पहले समझिए, वीआर और आई नोट सेम फेज में होंगे। अच्छा, इंडक्टर की क्या खूबी थी, इन दोनों में क्या फेज रिलेशनशिप होगी, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 आगे चलते थे, करंट पीछे चलती थी। तो आपने वहां प्योर इंडक्टर, जब ये इंडक्टर था, सुनो, जब ये इंडक्टर था तो ये डायग्राम ऐसे था, याद करो, था या नहीं था, ये डायग्राम ऐसे था, ठीक है। सुनिए, ये मार्कर वोल्टेज है, ये ऐसे करके था डायग्राम, सॉरी, ठीक। और ये चॉइस, यदि मैंने करंट, ये क्या ये डायग्राम एक्सेप्टेबल है या नहीं, बताओ। मैं ऐसे ना बना के ऐसे बना दूं, एक्सेप्टेबल है या नहीं है? तो बताना, करंट मैंने ऐसे दिखा रखी है, तो अब वोल्टेज ये ऐसे दिखाने पड़ेंगे, दिस इज VL, आई नॉट से π/2 लीड करते हुए। बेटा ये जो डायग्राम आपने इंडक्टर में बनाया था, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने क्योंकि करंट पहले ऐसे बना दी है, तो फिर मुझे वोल्टेज ऐसे π/2 आगे दिखाने पड़ेंगे। समझने की कोशिश करिए, ये हम कहां से सीख के आए हैं, जब प्योर इंडक्टर पढ़ा था। तो VL और आई नॉट में क्या रिलेशनशिप होगा, VL लीड आई नॉट, मैं VL के लिए लिख रहा हूं ये डायलॉग बाजी, VL लीड आई नॉट इन फेज विद π/2 जो। अच्छा, एक और चीज, VL सिर्फ वोल्टेज नहीं है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ये। ऐसे तीसरा डायलॉग इसके लिए आ रहा है, बताइए। पहले इसमें डायलॉग मार देता हूं, फिर बनाऊंगा। बताइए, इसमें क्या होता था, ये लैग करता था, ये लैग करता था, पीछे रहता था, ये लैग आई नॉट इन फेज विद π/2। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो π/2, दिस इज, यदि आई नॉट का फेज ये है तो VC ये होगा, ये VC होगा, π/2 पीछे। यहां पे मैं 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, ठीक है। और याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा सा, प्योर रेजिस्टेंस में ये होता था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे। अच्छा ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर से बनाऊंगा, फिर से मेहनत कर रहा हूं। देखिए, ये मैं मिटा देता हूं। मैंने शुरुआत कहां से करी, मैंने करी कि एक RLC सर्किट लिया, सीरीज में जोड़े, AC सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और एक माना कि करंट इसमें इतनी है, इसमें करंट ऐड कर ली, और मैंने करंट ऐसे मान ली सब में कि किसी समय करंट मैक्सिमम हुई, तो बेटा जब इस पे आई नॉट मार दी, आई नॉट, और ये करंट की डायरेक्शन नहीं, करंट का फेज दिखाया। आपकी इच्छा है तो आप इस डायग्राम को, दिस इज रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड दिस इज AC सर्किट, आप करंट का फेज ऐसे दिखा दीजिए, फिर तीनों में एक सा फेज दिखाना पड़ेगा ना। माना ये आई नॉट है, तो तीनों में एक सा दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट सीरीज में एक सी चलती है, मैक्सिमम होगी तो तीनों पर एक साथ मैक्सिमम होगी, जीरो होगी तो तीनों पर जीरो हो जाएगी। तो इससे अच्छा, सबको ही ये अच्छा लगता है कि चलो सीधे सीधे बनाते हैं। फिर हमने पुरानी स्टडी से ये देखा कि जो वोल्टेज अक्रॉस आर और आई में जो रिलेशनशिप होता है वो सेम फेज में चलते हैं। तो यही आई नॉट का फेज है, यही VR का फेज है। तो दो एरो दिखने चाहिए आपको, एक है आई नॉट और एक VR का। ये आई नॉट है, ये VL है, क्योंकि इंडक्टर के जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से π/2 लीड करते हैं, और कैपेसिटर के वोल्टेज π/2 पीछे चलते हैं। ये फेजर डायग्राम आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ये बहुत मदद करने वाले हैं आपके, नहीं तो आपकी वेक्टर कैलकुलेशन बहुत टफ कर देते हैं। फिलहाल मेरे को जगह चाहिए, तो मैं इतना इतना मिटा दूं, है ना, इतना इतना मिटा देता हूं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। ये देख, चलो, तो दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस C। इसका रेजिस्टेंस XL, I, और मैक्सिमम करने के लिए I नॉट, XC, I नॉट। अब क्या कर रहा है, मैं इन तीनों जो डायग्राम है, तीनों डायग्रामों को, क्योंकि मुझे फाइनल यहां से लेके यहां तक का सीन कैलकुलेट करना है,
मुझे यहां से लेके यहां तक का कॉम्बिनेशन स्टडी करना है, ठीक है, मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज यहां से आपको थोड़ा सा और गौर करके पढ़ना है। ये तीनों का फेजर डायग्राम कंबाइन कर रहा हूं। कंबाइन करने का मतलब देखिए, माना ये करंट का फेज है आई नॉट, माना क्या ऐसी बनाए मैंने, अब खाली आई नॉट देखेंगे। बताइए वी आर के साथ क्या हुआ, वी आर आई नॉट के साथ सेम फेज में था, दिस इज वी आर। मैंने इस वाले डायग्राम को यहां पे चिपका दिया और कुछ नहीं किया, है ना। अब थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जो मैंने एक एरो ऊपर सुपर इम्पोज किया वी आर वाला, वो देखिए मत, एक्टिंग करिए, मैंने वी आर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आई नॉट का एरो खींचा है। आई नॉट इधर है तो वी आर इधर था, आई नॉट इधर है तो वीएल इधर है कि नहीं बोलो। करंट से π/2 आगे, करंट से π/2 आगे, ये क्या चीज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यानी ये वाले वोल्टेज, ये करंट से π/2 आगे, ठीक है। और वीसी, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए ये वाला एरो मत देखना, वीएल और वीआर वाले, ये तो एरो मत देखना, सिर्फ आई नॉट वाला एरो देखो जो यहां है। अब बताइए आई नॉट ड्रॉ कर चुका हूं तो वीसी इधर होगा ना, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस सी। अब तीनों वोल्टेज सामने आ चुके हैं, यही यहां एसी सर्किट में डेरिवेशन को ले जाती है, लीड करा देती है, वरना बहुत आसान डेरिवेशन हो जाता है। डीसी में क्या होता है, डीसी में जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो जो करंट जो वोल्टेज होते हैं, जैसे वहां तो मैक्सिमम या मिनिमम क्या, वहां तो एक ही वोल्टेज होते हैं, तो सब पर एक जैसे हो जाते हैं। यहां क्या होगा, एक चीज मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे सपोज करो ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 6, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर रेजिस्टेंस में 5 वोल्ट आएंगे, मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडक्टर पर 10 वोल्ट आएंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आएंगे 6, यानी ठीक है। और करंट मान लो इसमें मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर है, इमेजिन कर लीजिए, मैं थोड़ा थ्योरी और घुसाना चाहता हूं अच्छे बच्चों के लिए। तो पता है सर्किट में हो क्या रहा होगा, जैसे ही करे, पता है पहले इसको देखना रजिस्टर पे, मैं वीआर का ग्राफ, पता है वोल्टेज 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ऐसे करके यूं करके घटेंगे बढ़ेंगे, ये वैल्यू 5 होगी। ये मैंने किस किस का ग्राफ बनाया, वीआर का, ये वोल्टेज अक्रॉस आर, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि माना वीआर की वैल्यू लुटपिट के 5 वोल्ट आती है, तो पता है इस रेजिस्टेंस पर किस तरीके से वोल्टेज चल रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, फिर पलट जाएंगे, इस तरीके से वोल्टेज चल रहे होंगे रेजिस्टेंस पर। कोई छोटे मोटे पल आएंगे जब ये +5 हो गया होगा, वरना +4 भी रहा हो सकता है, +3 भी रहा हो सकता है, -3 भी रहा होगा वोल्टेज, समझना, ठीक है। अच्छा यदि ये मैक्सिमम 10 वोल्ट है तो पता है इसमें क्या हरकत हो रही होगी, यहां से इमेजिन करो, एक इमेजिनरी मैंने वोल्ट मीटर लगाया, इमेजिन करो, हालांकि डीसी के वो एसी के वोल्ट मीटर अलग आते हैं, लेकिन फिर भी मान लो एक इमेजिनरी मैंने वोल्ट मीटर लगाया, पता है ये रीडिंग क्या दे रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 7, फिर पलट रहा होगा, मतलब घट रहा होगा, यानी ये वोल्टेज क्या हो रहे होंगे, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर घटेंगे फिर पलटेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी है बोलो, +10। फिर इस कैपेसिटर की बात करते हैं, इस कैपेसिटर के मान लो लुटपिट के वोल्टेज वैल्यू 6 वोल्ट आ रही है, तो इस पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वोल्टेज चलेंगे। अब समस्या क्या चल रही है इसमें कि जैसे ही करंट 1 एम्पियर यानी मैक्सिमम हुई, तो इस पर तो वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएंगे। मान लो कितने वोल्टेज, जैसे मान लो ये वो उस समय का पल है कि करंट धप्पा 1 एम्पियर हुई, तो यहां पे करंट कितनी हो गई, सब पर 1 एम्पियर हो गई, है ना, करंट तो सब पे मैक्सिमम हो गई, सब पे, इस पे वोल्टेज कितना गया 5 वोल्ट, पता है इस पर वोल्टेज 10 नहीं आएगा, ये चीज समझिए, 10 हो चुका होगा कभी और। यदि करंट इस समय मैक्सिमम दौड़ रही है तो इस पर तो वोल्टेज उसी समय मैक्सिमम हो जाएंगे जिस समय करंट मैक्सिमम हुई है, लेकिन इंडक्टर पे वोल्टेज की वैल्यू भले ही 10 है पर ये कुछ और चल रहे होंगे यहां पे, ये चीज समझिए क्यों, क्योंकि आपको कल से यही तो बता रहा हूं कि करंट और वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम नहीं होते, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 लीड कर रहा होता है, वो पहले ही मैक्सिमम हो चुका होगा। याद है नहीं याद, मैंने जब प्योर इंडक्टर पढ़ाया था तो जो टेबल भरी थी ई की और आई की टेबल भरी थी, तो ऐसे करके दिखाया था, ऐसे ऐसे करके दिखाया था, यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम है, उल्टा हो गया इसमें, इंडक्टर में ऐसे करके दिखाया था, वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट π/2 बाद में मैक्सिमम हुई,
ऐसे करके जो ग्राफ बताया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, ये वी आर क्या चीज है इसमें, चलो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। ये वी आर क्या चीज है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर। ये वीएल क्या चीज है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल। ये वीसी क्या चीज है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी। लेकिन इतना तो समझ लो कि ये तीनों एक साथ मैक्सिमम हुए ही नहीं होंगे, एक साथ मैक्सिमम हुए ही नहीं होंगे। मतलब ये कोई कभी मैक्सिमम था, कोई किसी समय मैक्सिमम था, कोई किसी समय मैक्सिमम था होगा। केवल करंट और रेजिस्टेंस वी आर में एक रिलेशनशिप थी, जिस समय करंट मैक्सिमम वी आर उसी समय मैक्सिमम। जिस समय करंट मैक्सिमम वीएल तो बहुत पहले मैक्सिमम हो गई, पाई बाई 2 पहले ही। जिस समय करंट मैक्सिमम वीसी थोड़ी देर बाद मैक्सिमम होगा। तो आप इन तीनों को इनकी मैक्सिमम वैल्यू को लेकर जोड़ नहीं सकते। फेजर वो होते हैं, बताता हूं, जो वेक्टर ना होके भी वेक्टर की तरह चलने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब यदि मुझे सच्चाई है कि मुझे यहां से यहां तक का वोल्टेज निकालना है ना, यहां से यहां तक का नेट वोल्टेज, नेट मैक्सिमम वोल्टेज, तो इन मैक्सिमम वोल्टेजों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा मेरे को। दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन एक जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, मैं दूसरा ही बताता हूं, वो इजी है, बेस्ट है। वरना एक तरीका यह था कि यदि आपको नेट वोल्टेज निकालने हैं, नेट वोल्टेज निकालने हैं, तो पहले तो करंट आपने आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी मानी है, मान लो। मैं उसको थोड़ा घबराहट दिखा देता हूं, है ना, कि यदि मैं आपको ये फेजर वाला तरीका नहीं अपनाता या हम नहीं अपनाते, सभी बुक ने यही अपना रखा है, तो ये फिजिक्स कितनी कठिन हो जाती। ये क्या चीज है हमारी, ये वाली करंट, मुझे ये नेट वोल्टेज निकालने हैं, तो वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। बताइए वी आर, तो वी आर नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, क्योंकि वी आर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखनी पड़ती, वी एल के लिए रखते वी एल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सोचो इसमें प्लस पाई बाई 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जिस समय करंट साइन ओमेगा टी होगी, वीएल में फेस पाई बाई 2 आगे चल रहा होगा। और प्लस वीसी के लिए क्या लिखते हैं, वीसी की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इन तीनों को जोड़ना पड़ता और बहुत बड़ी समस्या आती इसको जोड़ने में, हो तो जाता, लेकिन जब हमारे पास एक सस्ता सा तरीका, बहुत सस्ता, सस्ता नहीं बहुत सस्ता तरीका मौजूद है, वो ये रहा फेजर डायग्राम। चलिए, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया इसलिए भसड़ हो गई, एक बार समरी देता हूं। इतना तो समझ में आ गया डायग्राम। एक काम करो, पुरानी बातें भूल जा, आगे नहीं बोल सकता, सॉरी। ठीक है, ये आर एल सी सर्किट, ये आई नॉट आई नॉट आई नॉट, वी आर उसी समय फेज में, वी एल पहले ही पाई बाई 2 पहले हो गए, वीसी पाई बाई 2 बाद में। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने यहां सुपर इंपोज कर दिया है, तीनों का सुपर इंपोज कर दिया। मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है बस। तीन वेक्टर है, वीएल वीसी वी आर, तीन वोल्टेजों का रिजल्टेंट निकालना है। एक बार आई नोट को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, आई नोट तो बेस था, खत्म करो। हमें वोल्टेजों का मैक्सिमम निकालना है कि यदि रेजिस्टेंस पर ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इंडक्टर पर ये मैक्सिमम वोल्टेज है, कैपेसिटर पर ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट, मतलब इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो पता ना, जैसे वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे ही इसमें पहले इन दोनों का निकाल लो, पहले वीएल और वीसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि वो जस्ट 180 डिग्री अपोजिट है। पता ना, वीएल आई नोट से पाई बाई 2 आगे, वीसी आई नोट से पाई बाई 2 पीछे। एक नंबर का एमसीक्यू ये कि वीएल और वीसी में आपस में कितना फेज रिलेशनशिप है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, जिस समय ये +5 वोल्ट, मान लो मैक्सिमम वैल्यू +5 और +5 है दोनों की, तो जिस समय ये +5 होंगे उस समय ये -5 होंगे। ठीक है, उल्टा, जस्ट उल्टा 180, मैंने बताया 180 डिग्री इसको बोलते हैं। मेरे इस हाथ को देखो, दोनों हाथों को, ये क्या है, सेम फेज, लेकिन ये क्या है, अपोजिट फेज। तो पता ना, यदि दो रिजल्टेंट एक ऐसे होता, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करते। देखो तीन है, नो डाउट तीन को सॉल्व करना है, लेकिन तीन को एक साथ तो नहीं कर सकते ना, पहले दो को उठा लीजिए, उन दो में इन दो को उठाइए, बेस्ट है, आपस में 180 डिग्री बनना है। और थोड़ी देर के लिए मैंने ये लेट कर लिया, क्योंकि इसे लेट किए बिना कि माना वीएल वीसी से बड़ा है, माना ये जो वीएल है वीसी से बड़ा है, मान लीजिए, मान लें थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो बताइए जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वीएल में से वीसी जाएगा, तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी, वीएल माइनस वीसी। ये क्या चीज है, वी आर, और ये डॉट 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 क्या है, आई नॉट।
आई नॉट तो बस वैसे ही सारा ले रखा है, रिजल्टेंट तो आपको वीएल वीसी वीआर का निकालना है। अब इससे इस पे आने का सीन समझ में आ गया कि मैंने वीएल और वीसी क्योंकि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फेज में थे, उसको घटा दिया तो ये वीएल माइनस वीसी बचा। इसकी थोड़ी की लेंथ भी मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ वीएल थी, ये वीसी, इस लेंथ में से वीसी की लेंथ घटा दो, ये बची। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। किन दोनों का? एक लेंथ है वीएल माइनस वीसी, एक है वीआर। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पैरेललोग्राम बनाया एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। बताइए इस रिजल्टेंट का नाम पता है क्या है? ये क्या चीज है? मैक्सिमम अक्रॉस आर, मैक्सिमम अक्रॉस एल, मैक्सिमम अक्रॉस सी, इन तीनों का रिजल्टेंट है ये। तो यही है बेटा ई नॉट, ये है रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज, ये है रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट। ठीक है, ई नॉट। अब बताइए इस ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट, या तो देखो जिसकी फिजिक्स ठीक है उसे जरूरी नहीं है कि पूरा फॉर्मूला उठाए, वो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है। भाई तुमको ये लेंथ पता है भी यार, तुम्हें ये लेंथ भी पता है, ये बराबर होगी ना, और ये पता है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नहीं तो बेटा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसमें इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? भाई इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लिया, तो ए और बी के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 0, केवल क्या रह गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर का रोल कौन प्ले कर रहा है? वी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स है ये, नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा है ये। समझ में आ गया? इसको बॉक्स मारिए, पहली सफलता मिल चुकी है कि यदि ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं, ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं, ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं इंडिविजुअल, तो यहां से यहां तक जो आपने ऑपरेटिव वोल्टेज लगा रखे हैं वो मैक्सिमम वोल्टेज इतने होंगे। ई नॉट अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का स्क्वायर। सोचिए, समझिए, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बेटा डीसी की इक्वेशंस नहीं लगेंगी। बताना डीसी में यदि इस पे V1 वोल्टेज होता है, इस पे V2 होता है, इस पे V3, तीनों जोड़ देता मैं बस, V1 प्लस V2 प्लस V3, और जोड़ के आए हो, वैसे ही करने उसके सवाल तो। लेकिन यहां पर ये लगेगा, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। चलिए एक चीज और निकालनी है अभी हमें। अब एक्टिंग करिए आप थोड़ी देर के लिए कि आपको आई नॉट दिख रहा है ना, और आपको ई नॉट दिख रहा है। ये रहा आई नॉट, यही तो था आई नॉट, और ये क्या है? रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज। सफलता मिल चुकी। अरे अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अब हमें वी आर और वीएल माइनस वीसी से क्या मतलब? अब तो हमें ई नॉट से मतलब है। तो बताइए क्या आई नॉट और ई नॉट सेम फेज में आ रहे हैं? क्या आई नॉट और ई नॉट सेम फेज में आए? नहीं आए। यदि ई नॉट एग्जैक्टली यहां लाई करता तो हम बोलते आई नॉट और ई नॉट सेम फेज में। इस बार आई नॉट और ई नॉट के बीच में कुछ तो एंगल बनना है, उस एंगल का नाम है फाई। लेकिन ये पाई/2 नहीं है। बताइए प्योर आर में इस फाई की वैल्यू कितनी थी? प्योर आर जब अकेला ये था तो इस फाई की वैल्यू 0 थी। ई नॉट और आई नॉट एक ही फेज में थे। प्योर एल में इस फाई की वैल्यू, प्योर एल में इस फाई की वैल्यू प्लस पाई/2 थी, वो आगे था। और प्योर सी में इस फाई की वैल्यू माइनस पाई/2 थी। चलिए अब इस फाई को तो निकाल लें हम, क्योंकि ये फाई भी तो निकाल। ध्यान रखो मैं कहीं भूल नहीं गए हो आप। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारा आज का टारगेट क्या है, कि हमने आज उल्टा पढ़ा है। माना करंट की इक्वेशन ये है, तो वोल्टेज की इक्वेशन हमें ये पता है कुछ इस अंदाज में आएगी, कुछ इस अंदाज में होगी, आगे पीछे होगी। ई नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब आपको फाई निकालना है कि वोल्टेज आगे तो कितना आगे है। तो बताना इस ट्रायंगल में tan फाई खेल लीजिए, इसी ट्रायंगल में tan फाई खेल लीजिए। तो बताइए tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेबी को बेस पसंद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? VL माइनस VC, ये लेंथ देखो, और बेस की VR। तो दिस इज एन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन से ई नॉट वाला पोर्शन निकलेगा और इस वाली इक्वेशन से फाई वाली वैल्यू निकलेगी, फाई की वैल्यू निकलेगी। अभी 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 तसल्ली रखेंगे, खत्म नहीं हुआ ये कुछ भी, अभी अभी तो पिक्चर बाकी है बेटा बहुत। ठीक है, आएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना। आपको मैं गारंटी कह रहा हूं
सबसे आसान कॉन्सेप्ट लगेगा इतने सारे चैप्टर पढ़ने के बाद। रीज्वाइन कर लेते हैं। चलिए, ये क्या है? रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज या जो ऑपरेटिव वोल्टेज है उनकी मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या चीज है कि आखिरकार करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी। ठीक सर, फर्स्ट मीटिंग खत्म हुई, कोई बात नहीं होती, समझा नहीं मैं। चलो अब सुनो, यहां आपके लिए एक ट्विस्ट देता हूं। ट्विस्ट नहीं है, हाँ रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी। आपको क्या लग रहा होगा, सुनिए सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपने ई नॉट निकाल दिया, फाई निकाल दिया, तो आप क्या लिखोगे? इसका मतलब आपकी देन आपकी जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी E इक्वल टू, लिख देता हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगी। ये वोल्टेज, ये करंट की इक्वेशन, ये वोल्टेज की इक्वेशन, खत्म। हमारा एक तरीके से देखा जाए काम खत्म हो गया। यही करते थे हम पिछले डेरिवेशनों में। यदि ये करंट ये है तो वोल्टेज ये होगी, करंट ये है तो वोल्टेज ये होगी, बस। जिसमें ई नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में एक शंका आएगी, उसका समाधान अभी कर देता हूं। सर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है ना जब वीएल वीसी से बड़े हो, क्योंकि आप ही ने कहा है कि माना वीएल वीसी से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला तभी तो वैलिड है जब वीएल वीसी से बड़ा हो। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये कि यदि वीसी वीएल से बड़ा भी हो जाए, जो हो सकता है, तब भी ये फॉर्मूला लगाया ना, आपका आंसर 101% फिर भी सही आएगा। क्यों होगा ऐसा? इमेजिन करो कि सर क्या बात कर रहे हो, वीसी वीएल से बड़ा हुआ तो? यदि वीसी वीएल से बड़ा होगा तो क्या हो जाता बताओ? ये आई नॉट, ये वी आर, इससे अगला फिगर क्या होता? अगला फिगर होता है ये वीसी माइनस वीएल, यही तो होता। सोचिए, ये समझदार बच्चों को बता रहा हूं मैं कि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। भले ही मैंने यहां कंडीशन अप्लाई लगाई कि ये वीएल वीसी से बड़ा है, ठीक है। अरे स्टार्टिंग में बोलना तो पड़ता है ना कि माना डेरिवेशन को कंटिन्यू लेते हैं, लेकिन ये बाद में ये हमारा तुक्का फिट हो गया है, कोइंसिडेंस है, सही हो गई है कि ये फॉर्मूला उस केस में भी लगेगा जब वीसी वीएल से बड़ा हो। अच्छा, कितने लोगों को खुशबू आ गई कि हाँ कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यदि मान लो वीसी वीएल से बड़ा हो जाता तो ये वीसी माइनस वीएल होता। आप ये रिजल्टेंट निकालते, यही तो निकालते ई नॉट ये। तो बताइए यहां फॉर्मूले में क्या चेंज आता? बताओ क्या चेंज आता? पहले तो ये बताओ यहां चेंज क्या आ जाता? यहां आ जाता अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर। इस केस में फॉर्मूला ये आ जाता वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस। लेकिन मेरे मैथ के वीरो, आप ये सोच के बताइए, नहीं तो चूस के बताइए, क्या इससे और इससे अलग अलग आंसर आएंगे? है ना? यानी भले ही ये इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाती लेकिन आंसर तो सेम आता। अच्छा, अब आप कहोगे चलो सर मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर tan फाई का आंसर ये थोड़ी नहीं आएगा, है ना? वो स्क्वायर की वजह से समस्या का, यानी इस स्क्वायर की वजह से समस्या आई ही नहीं। लेकिन दूसरी चीज, चलो सर ये वाला फॉर्मूला इसमें उसमें एक जैसा रिजल्ट ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन tan फाई फिर मैं कहूंगा आप इसी को लगाए। अच्छा, यदि मैं इसमें tan फाई लगाता तो tan फाई का फॉर्मूला क्या आता है इसमें? वीसी माइनस वीएल अपॉन वी आर, यही तो आता भाई, वीसी माइनस। लेकिन उस केस में आपका ये फाई होता। बताइए इसमें करंट आगे है या वोल्टेज आगे है? इसमें करंट आगे है या वोल्टेज आगे है? बोलो। इसमें तो देखो, इस वाले फिगर में वोल्टेज आगे है करंट से, कितना? फाई। इस वाले फिगर में वोल्टेज करंट से फाई आगे है, इस वाले फिगर में वोल्टेज पीछे हो गए। लो सर, आपका ये फॉर्मूला तो बेकार हो गया ना। नहीं हुआ, आप ढीठ बन के इसी को यूज करना, ढीठ बन के। यदि वीसी वीएल से बड़ा होगा, अपने आप ही आंसर tan फाई नेगेटिव आ जाएगा ना। फाई की वैल्यू माइनस कुछ आएगी, तो जब आप उठा के यहां रखोगे फाई की वैल्यू माइनस कुछ, तो वो इस प्लस में घुल के वो अपने आप ही माइनस कुछ क्रिएट कर देगा। समझे या नहीं समझे? कुछ समझ जाओगे, नहीं समझे तो प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे। अभी पहला दिन है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब मैंने इतने दिन भरोसा किया है, क्या कह रहे बेटा कुछ वैल्यू रख के बता दो। नहीं, मैं कुछ वैल्यू क्या न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे से आएगा, न्यूमेरिकल ही कराऊंगा सीधे। तो अभी बस मेरी जब इतनी बात मानी है तो इतनी बात और मान लो, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, कोई भी बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, आप ये फॉर्मूले में ढीठ बन जाइए।
रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज ऐसे निकलेंगे, फाई ऐसे निकलेगा, ई की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखना है, याद कर लेना, लेकिन अब प्लस याद कर लेना है, यदि माइनस आना होगा तो अपने आप माइनस यहां से आ जाएगा। अब आ जाइए यहां पर, इस ई नॉट को देखिए, ई नॉट इक्वल टू, या पहले इस टेन फाई को देखता हूं, इसकी कलेस खत्म करता हूं। ये जो टेन फाई है आपका VL माइनस VC अपॉन VR है, ठीक है। मेरे पास VL की वैल्यू भी मौजूद है, VC की वैल्यू भी मौजूद है, VR की भी, इन वैल्यू को उठा के मैं उसमें रख रहा हूं। तो बताना VL की वैल्यू I नॉट XL माइनस I नॉट XC और VR की वैल्यू I नॉट R। देखो I नॉट XL, I नॉट XC, I नॉट R, I नॉट कॉमन आगे कट गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं टेन फाई ऐसे भी निकल जाएगा, टेन फाई ऐसे भी निकल जाएगा। एक और काम करता हूं, एक और हरकत कर रहा हूं, वो क्या, ये वैल्यू दिमाग में रखना, ठीक है। एक और हरकत और कर रहा हूं, ये जो ई नॉट है ना, ई नॉट इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, इस VR की वैल्यू I नॉट R रख रहा हूं, देखो VR की I नॉट R उस पर स्क्वायर, VL की वैल्यू I नॉट XL, VC की वैल्यू I नॉट XC। और भूल गए हो क्योंकि मैंने यहां का पोर्शन मिटा दिया है, तो यहां से देख लो मैंने VL की जगह क्या रखा है, VC की जगह क्या रखा है और VR की जगह क्या रखा है, वही वैल्यूज यहां रख दी है। लगाइए दिमाग, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, I नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो वो I नॉट बचेगा, अंडर रूट, यहां बचेगा R स्क्वायर, यहां बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर। यहां रुक रहा हूं बेटा 10 सेकंड के लिए, सोचिए क्या हुआ। देखो इससे I नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, यहां से इससे भी I नॉट स्क्वायर बाहर आ रहा है, लेकिन दोनों से I नॉट स्क्वायर बाहर आके रूट के बाहर I नॉट ही रह जाएगा। ये मैं करना क्या चाहता हूं समझ जाओगे। वैसे समझदार को तो इशारा यहीं से काफी है, लेकिन क्योंकि पिछले 3 डेरिवेशन मैंने स्टोन में कराए हैं, बताइए I नॉट क्या लिख दूं, ई नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब बताता हूं कि इसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या षड्यंत्र चल रहा है मेरे दिमाग में, चल क्या रहा है मेरे दिमाग में, मैं ऐसा करना क्यों चाह रहा हूं, बोलो। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बन गया। करंट, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये भी था कि ये तीनों मिलके, ये तीनों लफंगे मिलके फाइनली इसको कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तीनों मिलके। तो ये क्या चीज है, ये इस सर्किट की मैक्सिमम करंट, ये क्या चीज है, इस सर्किट के मैक्सिमम वोल्टेज। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन, अरे यार 3 बार डेरिवेशन किए हैं आपने पास्ट में। करंट इक्वल टू, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन, अपॉन पूरा सेंटेंस करो फिल इन द ब्लैंक्स, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है किसका, किसका रेजिस्टेंस है, ये तीनों का है, ये गुना तीनों ने किए हैं, तीनों का मिलके रेजिस्टेंस है ये। समझ में आया, ये किसी एक का गुना नहीं है ये। तो सुनिए, कंपेयरिंग, वही फॉर्मल लाइन तो उसमें नोट्स में मिल जाएंगे आपको, जो मैं बोल रहा हूं वही मिलेंगी। कंपेयरिंग दिस रिजल्ट विद करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वी फाइंड अंडर रूट, ये जो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये जो आया, ये क्या चीज है, ये है क्या चीज, यही है बेटा, पकड़ लिया हमने गुनहगार को, यही तो है रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस किसी एक ने नहीं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR AC सर्किट, ये तीनों के गुना शामिल हैं इसमें। ध्यान रखना, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। यदि ये DC सर्किट होता, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में होते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख के आए थे आप। लेकिन यदि यहां 3 रेजिस्टेंस है ये, तो इसके नेट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, हाँ त्रिदेव, बिल्कुल ठीक, त्रिदेव बोल सकते हुए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक अजीबो गरीब फॉर्मूला है ये, यानी ये तीनों मिलके इतना रेजिस्टेंस देते हैं। AC सर्किट में ये फिजिक्स आपको याद करनी पड़ेगी, और जब तक आपको आदत नहीं पड़ रही, आप ये लंबा सा नाम बोलिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR AC सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR AC सर्किट। फिर कुछ दिनों बाद आपको इसका एक शॉर्टकट नाम हो रहा है इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर एसी सर्किट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। यहां जेड चलन में है, तीनों जो मिलके देते हैं, दैट इज जेड का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक बॉक्स आपका ये है, आंखों में भर लीजिए। तो मैं आज की क्लास की समरी दे रहा हूं आपको कि आपने क्या पढ़ लिया फटाफट। अब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, एक मिनट बेटा। आज चलिए फाइनली कि अब आपको याद क्या करना है। आपके लिए काम आसान करता हूं, क्योंकि आपके लिए डेरिवेशन तो आना नहीं है, मैंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। आपका तो डेरिवेशन आना नहीं है। अब आप देखिए आपको पढ़ना क्या है। हेडिंग है, फटाफट देखना आप, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। ये आप कोई भी आगे पीछे बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। लो इस बार इंडक्टर पहले बना देता हूं, कैपेसिटर इधर और रेजिस्टेंस इधर कर दिया मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये रहा एसी सर्किट। अच्छा, जरूरी नहीं है गोले में यू करके भी मार सकते हो, मेरे को आदत पड़ी हुई है ऐसे हाईलाइट करने की, ऐसे भी काम चल जाता है, ठीक है। चलो, मैंने इसमें आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेट हियर, लेट आई इक्वल टू ये, देन वोल्टेज कितने निकले यहां पे, वोल्टेज निकले ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। याद कर लीजिए कि प्लस प्लस में ही याद करना है आपको, माइनस होगा तो अपने आप फॉर्मूले से आ जाएगा, जिसमें ई नॉट इस फॉर्मूले से निकलेगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। क्या है इसमें, वीएल, वी आर का मतलब क्या है, आई नॉट आर, वीएल का क्या मतलब है, आई नॉट एक्सएल, और वीसी का क्या मतलब है, आई नॉट एक्सी। फेज रिलेशनशिप क्या थी, यदि करंट ऐसे 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 स्टेटस में रही है तीनों पर, आई नॉट, क्योंकि करंट, क्योंकि सीरीज में है तो करंट तो एक जैसी रहेगी, तो वी आर ऐसे रहे हैं, वीएल ऐसे रहा था, और वीसी ऐसे गया था। समरी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। यदि करंट ये है तो वोल्टेज ये मानोगे, रिजल्टेंट वोल्टेज इस फॉर्मूले से निकलेंगे, ठीक है। टेन फाइव, ये जो फाइव है वो इससे निकलेगा, या तो वीएल माइनस वीसी अपॉन वी आर कर देना, या देखो देखो आज ही पढ़ाया एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर कर देना। फिर ये तीनों मिलकर सर्किट को जो रेजिस्टेंस देते हैं उसको रेजिस्टेंस ना बोल के इंपीडेंस बोलते हैं, या फिर लंबा नाम बोलो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एलसीआर सीरीज एसी सर्किट, ठीक है। हाँ, पहला इसमें इंडक्टर लगा दिया, कोई नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं कि कोई कहीं भी लगाओ, सीरीज में हो, फॉर्मूले एज इट इज रहने हैं, फॉर्मूले एज इट इज रखने, ये नहीं कि वीएल यहां लिख दो आप, ना 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 ना, वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर ही करना है, ठीक है। इंपीडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। टेंशन मत लो, मुझे पता है जब सवाल कराऊंगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। आपने फेजर डायग्राम उल्टे कहा हुए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये फेजर डायग्राम, सॉरी सॉरी बेटा, शाबाश, ये मैं चेक कर रहा था, अच्छा ये था, सॉरी बेटा, हाँ सॉरी, ये मैं चेक कर रहा था। आई नॉट मास्टर बेटा, अभी इंडिया में गलती बनानी है अपनी, तुम्हें मालूम। अरे यार, मैं मास्टरों की कौम को बदनाम नहीं करना चाह रहा, अपनी गलती मान के, ये मैं चेक कर रहा था। एक और मास्टरों की बात बताऊं, जैसे हाँ भाई तूने होमवर्क क्यों नहीं किया, हाँ चल रिया खड़ी हो जा, होमवर्क क्यों नहीं किया, चल तूने क्यों नहीं किया, लड़के ने कहा सर मुझे फीवर आ गया, चल मैं ये मान सकता हूं कि रिया का होमवर्क डायनासोर खा गया, मान सकता हूं ये, लेकिन तुझे फीवर कैसे आ सकता है, चल खड़ा हो जा, क्लास से बाहर निकल, रिया तू बैठ जा, शाबाश। अरे यार उसका होमवर्क डायनासोर खा गया, क्या बात करते हो यार, कितनी जेन्युइन बात बताई है उसने। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए इधर देखिए, हाँ लेकिन एटलीस्ट मैं नहीं हूं ऐसे मास्टर से, मैं तो लड़कियों पे भी कहते हैं ना, देखो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, तो मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, मैं तो डंडे उठाता हूं सीधे, रोल रहता है सीधे डंडा उठाता हूं मैं। चलिए फिलहाल ये रेजिस्टेंस है, हाँ आई नॉट, दिस इज वी आर, जल्दबाजी में हो गया था है ना, आई नॉट दिस इज वी एल, और दिस इज आई नॉट, दिस इज वी सी। ओके चलिए, अब आ जाइए एक चीज और,
एक चीज और, अब यार रोल कहां से दिखाऊं मैं, यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोई ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, रोल के यहाँ से थोड़ी सी सेंड हो जाएगा, है ना, यहां से थोड़ी सी सेंड हो जाएगा। हाँ चलिए, अब एक चीज और, थोड़ा सा इस फिगर को घूर 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 के देखना, है ना, ताकते रहना है, नहीं? हाँ, इसको और इसको मैं दोबारा लिख देता हूं ढंग से, तब भी घूर पाओगे। tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, है ना? इस तो जैसे बचपन में आपने एक गेम खेला होगा कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो आप क्या करते थे, एक ट्राइंगल बना लेते थे, है ना, और उस ट्राइंगल को बनाने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देते थे। मुझे कोई नहीं बुला रहा यार, मुझे कौन बुलाएगा, ठीक है। चलिए, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो अब इस रेशियो को देख के मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ट्राइंगल बनाया है मैंने, ठीक है। यदि मैं इसको फाई असाइन करता हूं, तो फिर इसे क्या असाइन करना पड़ेगा, देख के बताओ। इसको एक्सएल माइनस एक्सी, और इसको क्या असाइन करना पड़ेगा, आर। मैं ऐसे देख के एक ट्राइंगल बना रहा हूं, तो मैंने एक्सएल माइनस एक्सी इसे लिख दिया, आर इसे लिख दिया। अब देखो tan फाई इक्वल टू दिस। अब डायगोनल निकालना, अब डायगोनल निकालना है इसका, बताना पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये मैंने इसका डायगोनल निकाला। जैसे डायगोनल निकाला, ओ यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे हाँ ये तो इंपीडेंस है, अरे 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 ये तो इंपीडेंस निकला, है ना, ये देखो 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 इंपीडेंस है। तो हमने इस ट्रायंगल का नाम ही इंपीडेंस ट्रायंगल रख दिया, इस ट्रायंगल का नाम ही क्या रख दिया, इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, इंपीडेंस ट्रायंगल। और इस इंपीडेंस ट्रायंगल की मदद से, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हमें इस ट्रायंगल की मदद से हमको cos फाई भी निकाल लेंगे, जो आगे जाके जरूरत पड़ेगी। हाँ, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इस ट्रायंगल की मदद से हमें जरूरत पड़ेगी तो cos फाई भी निकाल लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो sin फाई भी निकाल लेंगे। ये हमारी आज की समरी है। फिर मैंने इसमें एक चीज बताई जो कई लोगों के ऊपर से गई, कि यदि VC VL से बड़ा होगा तब भी आप ये फॉर्मूला ही यूज कर लेना, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन याद रखना, ऐसे ही याद करना है, प्लस फाई याद करना है, क्योंकि जो आना होगा अपने आप आ जाएगा आंसर, वो यहां रख देंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, ये बताओ पहले, यहां पहले मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए रोकता हूं।